जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कंप्यूटर का इतिहास और विकास, यानी कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर का हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और उसका विकास कैसे हुआ कंप्यूटर का, यानी कंप्यूटर का जनरेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। यानी कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर किस टाइप का टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाया गया था। सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर में किस तरह का टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, वो कैसे काम करता था। थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर कैसे काम करता था और किस तरह का टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था। फिफ्थ में कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। और सारा मतलब डिटेल्स में हम लोग इसके मतलब यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हिस्ट्री जानते हैं कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले इतिहास में अगर स्टार्ट करें और इतिहा इस हिस्ट्री अगर सबसे पहले अगर हम लोग जानें तो सबसे पहले यहाँ पर एबेकस नाम का एक कंप्यूटर है, जो एक तरह का कैलकुलेटर है, यानी कि जोड़ घटाव गुणा भाग करने के लिए ही यूज़ होने वाला एक तरह का कंप्यूटर है। और कुछ इस तरह से है यहाँ पर। कंप्यूटर का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना है, जब चीन में एक कैलकुलेशन मशीन एबेकस का आविष्कार हुआ था। यह एक मैकेनिकल डिवाइस है जो चीन, जापान सहित एशिया के अनेक देशों में अंकों की गणना के लिए काम आती थी। यानी कि अंक को गणना करने के लिए, यानी कि डिजिट को सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए काम आता था। इसके बाद क्या है कि एबेकस एबेकस तारों का एक फ्रेम होता है। यानी कि वो एबेकस क्या था कि मतलब सिर्फ एक तारों का एक फ्रेम होता है और इन तारों में बीट यानी पकी हुई मिट्टी के गोले पिरोए रहते हैं। और प्रारंभ में एबेकस को व्यापारी गणना यानी कि बिजनेस के लिए व्यापारी गणना करने के काम में इस्तेमाल किया किया करते थे। और यह मशीन अंकों को जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग में काम आती थी। इस तरह से यानी कि आप देख सकते हैं ये जो कंप्यूटर था कुछ इस तरह से था। यानी कि ये पकी हुई मिट्टी का ये तारों में पिरोया हुआ रहता था। इस तरह से ये मतलब इसमें फिक्स किया हुआ रहता था और इसी से मतलब काम होता था। पता नहीं वो फर्स्ट जनरेशन यानी कि जब कंप्यूटर का विकास होगा तो इसमें कैसे वो काम करते थे, तो इस टाइप का काम होता था ये। मतलब पूरा अजीब टाइप का ये कंप्यूटर दिखने में लग रहा है। तो कुछ इस तरह से हुआ करता था। सिंपली आप ये समझेंगे कि ये जोड़ घटाव गुणा भाग करने के लिए इस्तेमाल होने वाला ये एबेकस एक तरह का कैलकुलेटिंग मशीन था, यानी कैलकुलेटर था एक तरह का आप कह सकते हैं। और 3000 वर्ष पुराना मतलब ये है। और चीन में मतलब इसका विकास हुआ था। तो इतना याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो बेल्ज पास्कल क्या होता है? बेल्ज पास्कल शताब्दी के बाद, यानी कि एक लगभग 100 साल के बाद, कई शताब्दी के बाद अन्य यांत्रिक मशीनों अंकों की गणना के विकसित की गई। यानी अंकों की गणना के लिए विकसित की गई, मतलब एक बेल्ज पास्कल नाम का एक मशीन। और 17वीं शताब्दी में फ्रांस के गणितज्ञ यानी कि मैथमेटिशियन था जो फ्रांस का बेल्ज पास्कल ने एक यांत्रिक अंक की गणना यंत्र यानी मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर सन 1645 में विकसित किया गया। और इस मशीन को एडिंग मशीन कहते थे। यानी कि ये बेल्ज पास्कल को हम लोग क्या कहते हैं, एक एडिंग मशीन कहते थे इसको, क्योंकि यह केवल जोड़ या घटाव कर सकती थी। यानी जोड़ कर सकता था या तो घटाव कर सकता था। यह मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। और इसमें कई दांतयुक्त चक्रियाँ लगी होती थी जो घूमती रहती थी। यानी कि इसमें दांतयुक्त चक्रियाँ लगा हुआ है और वह घूमता रहता था। चक्रियों के दांतों पर 0 से लेकर 9 तक के अंक छपे रहते थे और प्रत्येक चक्री का एक स्थानीय मान होता था। ये प्रत्येक प्रत्येक जो चक्री है यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरह का चक्री है। इस चक्री का क्या होता है कि एक स्थानीय मान होता था, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि। इसमें से एक चक्री के घूमने के बाद दूसरी चक्री घूमती थी। और बेल्ज पास्कल इस एडिंग मशीन को पास्कल पास्कलाइन भी कहते हैं। पास्कलाइन, तो ये पास्कलाइन भी इसको कहते हैं। तो ये इसको एडिंग मशीन के नाम से जानते थे। कुछ इस तरह से ये दिखने में है। तो ये इस तरह से है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखें तो कुछ इस तरह से डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन की अगर इतिहास थोड़ा जाने तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रिटिश गणितज्ञ यानी कि जो ब्रिटिश गणितज्ञ यानी कि ब्रिटेन का जो मतलब मैथमेटिशियन है चार्ल्स बेबेज, 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया जो भाप से चलता था तथा गणनाएं कर सकता था। और 1842 में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित मशीन
एनालिटिकल इंजन बनाया जो पंच कार्ड के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करती थी। पंच कार्ड क्या होता है? एक मेमोरी कार्ड की तरह पहले यूज होता था, मेमोरी कार्ड की तरह। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन डाल दिया होगा और उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता था। तथा मूलभूत अंकगणितीय गणनाएँ जोड़, घटाव, गुणा, भाग कर सकती थी और एनालिटिकल इंजन को विश्व का पहला कंप्यूटर माना जा सकता है। और यहाँ पर एडा अगस्टा एडा अगस्टा एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला। यानी एडा अगस्टा नाम का एक साइंटिस्ट था जो इसमें क्या डाला? प्रोग्राम डाला। अतः उन्हें दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर की अगर बात करें तो प्रोग्रामर के रूप में हम लोग का अड्डा अगस्टा का नाम याद रखेंगे। और ये फर्स्ट प्रोग्रामर है। उन्हें 2 अंकों की संख्या प्रणाली यानी बाइनरी सिस्टम का आविष्कार का भी श्रेय भी है। यानी कि उसको प्रोग्रामर भी कहते हैं और ये बाइनरी नंबर सिस्टम जो है ना, इसको भी आविष्कार वही किया था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो चार्ल्स बेबेज हम लोग पढ़ते हैं कि कंप्यूटर का विकास कौन, मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज है। चार्ल्स बेबेज क्या किया कि वो पहले से जो बना हुआ, मतलब जो कंप्यूटर था, जो एडिंग मशीन था, उसको उसी में इम्प्लीमेंट करते हुए, उसी में कुछ बदलाव करते हुए वो मतलब एक अलग तरह का मॉडर्न कंप्यूटर बना दिया, जिसको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर दिखने में आपको इस तरह से दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर एनालिटिकल इंजन इस तरह से दिखता था। लग रहा है कि मतलब एक बहुत ही मतलब बड़ा मशीन है कोई, है ना? लगता है मैन्युफैक्चरिंग मशीन है कोई। और लेकिन ये कंप्यूटर हुआ करता था पहले। और डिफरेंस इंजन की अगर बात करें तो ये भी एक लगता है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग मशीन है, कोई प्रोडक्ट बनाने वाला। तो कुछ इस तरह से ये दिखता है। लेकिन ये क्या था? कंप्यूटर था पहले। और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। इसके बाद हम लोग बात करें तो ये सेंसस टेबुलेटर। तो सेंसस टेबुलेटर क्या होता है? 1890 में अमेरिका में वैज्ञानिक हरमन हेलोरिथ ने इस विद्युत चालित यंत्र, यानी कि एक इलेक्ट्रिक से चलने वाला एक डिवाइस था, का आविष्कार किया, जिसका प्रयोग अमेरिकी जनगणना में किया गया। यानी अमेरिका में जो जनगणना हुआ उसमें किया गया। उन्हें कंप्यूटर के लिए मेमोरी के रूप में पंच कार्ड, यानी कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में पंच कार्ड के आविष्कार का श्रेय भी जाता है। यानी पंच कार्ड को बनाने वाला कौन था? ये मतलब ये हरमन हेलोरिथ है ना? तो हरमन हेलोरिथ था ये था। इसके बाद क्या है कि पंच कार्ड का भी श्रेय जाता है उसमें। पंच कार्ड कागज का बना एक कार्ड है, यानी कागज का बना हुआ एक कार्ड है जिसमें पंच द्वारा छेद बनाकर, यानी पंच द्वारा पंच करना पड़ता है उसमें, और छेद बनाकर कंप्यूटर डाटा तथा प्रोग्राम स्टोर किया जाता था। और पंच कार्ड रीडर द्वारा पंच कार्ड पर स्टोर किया जाता है। जैसे कार्ड रीडर होता है ना, जैसे छोटे वाला चिप को आप कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं, उसी तरह से कोई रीडर हुआ करता था पंच कार्ड को रीड करने के लिए। उसको पहले इंसर्ट करना पड़ता था, यानी कि पंच कार्ड रीडर में पंच कार्ड को डालना पड़ता था, तभी वो काम करता था। तो कुछ इस तरह से। तो यानी पंच कार्ड को स्टोर किए गए डाटा को पढ़ा जाता था, और कंप्यूटर के लिए डाटा स्टोर करने से पहले पंच कार्ड का उपयोग टेक्सटाइल उद्योग में, यानी कि में कपड़ा बुनने की मशीन को ये नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। यानी कि कपड़ा बुनने की मशीन को नियंत्रित करने के लिए भी पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। तो कुछ इस तरह से ये सेल्सियस टेबुलेटर है। तो कुछ इस तरह यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से दिखता था पहले। इसके बाद अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है मार्क वन भी एक कंप्यूटर हुआ करता था। वो कैसे था? तो मार्क वन जो है ये डॉक्टर हावर्ड एल्किन एकिन एकिन मार्क वन, यानी कि मार्क वन से सिर्फ आप जानिए। तो इसका पूरा नाम है ना? सन 1940 में विद्युत यांत्रिक कंप्यूटिंग, यानी कि इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमेट्रिकल कंप्यूटिंग शिखर पर पहुंच चुकी थी। यानी कि ये इलेक्ट्रोमेट्रिकल कंप्यूटर जो शिखर में पहुंच चुका था, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था। आईबीएम के चार शीर्ष इंजीनियर डॉक्टर हावर्ड आइकेन डॉक्टर हावर्ड आइकेन यहाँ पर लिखा हुआ है, डॉक्टर हावर्ड आइकेन ने सन 1944 में एक मशीन विकसित किया। यह विश्व का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था, जिसका ऑफिशियल नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस
कंट्रोल कैलकुलेटर रखा गया और इसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय को सन 1944 के फरवरी माह में भेजा गया, जो विश्वविद्यालय में 7 अगस्त 1944 को प्राप्त हुआ और इसी विश्वविद्यालय में इसका नाम मार्क वन पड़ा। यानी मार्क वन हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जाने के बाद ये मतलब पड़ा ये नाम मार्क वन। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये इसका नाम है। ठीक है, तो इसका ऑफिशियल नाम हुआ करता था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, यानी कि ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, ये इतना लंबा नाम हुआ करता था। तो कुछ इस तरह से है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह 6 सेकंड में 1 गुना व 12 सेकंड में 1 भाग कर सकता था, यानी कि 6 सेकंड लगता था 1 गुना करने में और भाग करने में 12 सेकंड लगता था। तो कुछ इस तरह से ये टाइमिंग लगता था। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्क वन जो है कुछ इस तरह से एकदम बहुत लंबा हुआ करता था, लग रहा कि ये अलमीरा है, तो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता था, इस तरह से दिखाई पड़ता है। और इसके बाद देखें यहाँ पर तो एबीसी नाम का एक अस्टाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, तो कुछ इस तरह से है। एबीसी कंप्यूटर है ना, एबीसी कंप्यूटर इसको जान सकते हैं। यहाँ पर 1939 में जॉन एंटेनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी नामक वैज्ञानिक ने मिलकर संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया और इन्हीं के नाम पर एबीसी नाम रखा गया। इन्हीं के नाम पर क्या रखा गया? एबीसी। यानी कि ये दोनों का नाम अगर ले लें तो एंटेनासॉफ और क्लिफोर्ड क्लिफोर्ड बेरी, तो कुछ इसी के नाम से क्या एबीसी नाम रखा गया और कुछ इस तरह से ये दिखता है एबीसी कंप्यूटर। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट क्या है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटली डाटा को स्टोर किया जा सकता था उस तरह का कंप्यूटर ये इस तरह से दिख रहा है। तो लगता है कोई छोटा मोटा कोई मशीन है ना, सिलाई वाला मशीन सब जैसे दिखता है उस तरह से यहाँ पर दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से ये कंप्यूटर हुआ करता था। इसके बाद नेक्स्ट देखें यहाँ पर इनियक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कैलकुलेटर। यानी 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक जेपी एकर्ड तथा जॉन मुचोली ने सामान्य कार्यों के लिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक यानी फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसे इनियक नाम दिया गया। यानी कि फुल्ली डिजिटल कंप्यूटर जो है आविष्कार किया गया और वो 1946 में मतलब आविष्कार किया गया और वो उसका नाम था इनियक कंप्यूटर। तो कुछ इस तरह से दिखने में ये इनियक कंप्यूटर आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये भी अलमीरा की तरह दिख रहा है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखता है। इसके बाद हम देखें नेक्स्ट जो है ईडीवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो कुछ इस तरह से एनियक कंप्यूटर में प्रोग्राम में परिवर्तित कठिन था, यानी प्रोग्राम उसके पर जो भी एनियक कंप्यूटर है उसमें प्रोग्राम को बदलना यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा कठिन काम था। इससे निपटने के लिए वान न्यूमैन ने संग्रहीत प्रोग्राम यानी स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा दी, यानी कि पहले प्रोग्राम को स्टोर कीजिए फिर काम करेगा, तो स्टोर्ड प्रोग्राम टेक्निक का यूज किया गया तथा ईडीवैक का विकास किया गया और स्टोर प्रोग्राम के तकनीक की मदद से ईडीवैक का विकास किया गया और आधुनिक कंप्यूटर का विकास में सर्वाधिक योगदान अमेरिका के डॉक्टर वान न्यूमैन का है। यानी कि आधुनिक कंप्यूटर जो है ना, यानी कि जो बहुत ही मॉडर्न कंप्यूटर है उसमें मतलब बहुत बड़ा योगदान जो है ना उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसको आगे बढ़ाने में वान न्यूमैन का बहुत बड़ा योगदान है। और अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन दोनों को बाइनरी डाटा तथा अनुदेश दोनों को बाइनरी प्रणाली 0 और 1 में संग्रहित करने का श्रेय भी जाता है। यानी कि 0 और 1 में जो भी गाना, वीडियो, फोटो या जो भी डाटा आज आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में स्टोर है वो डाटा सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 में स्टोर होकर रहता है। 0 1 में कैसे? 0 या 1 को बीट कहते हैं। 0 0 या 1 को बीट कहते हैं और ये मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट है और 8 बीट बराबर होता है 1 बाइट होता है और 1024 बाइट बराबर होता है 1 केबी, जिसको हम लोग किलोबाइट कहते हैं और 1024 केबी बराबर होता है
KB बराबर होता है 1 MB और 1024 MB बराबर होता है 1 GB। तो कुछ इस तरह से होता है, और 1024 GB बराबर होता है 1 TB। तो कुछ इस तरह से ये मेमोरी यूनिट होता है। तो 0 और 1 के फॉर्म में ही सारा गाना, वीडियो, डॉक्यूमेंट जो भी आपके कंप्यूटर में है, जो भी देख रहे हैं, वो सारा स्टोर होके रहता है। और उसको स्टोर करने का जो योगदान है ना, वो वान न्यूमैन है ना, अंग्रेज़ों का नाम है, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, इसको याद रखेंगे। वान न्यूमैन ये साइंटिस्ट का नाम है। तो कुछ इस तरह से है। इसके बाद क्या है कि यूनिवैक, यूनिवैक, ईडीवैक था वो, ये यूनिवैक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह प्रथम कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यापारिक और असामान्य कार्यों के लिए किया गया। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवैक 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 का निर्माण 1954 में जीईसी यानी जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ने किया। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ने किया, यानी फर्स्ट जो प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था, यानी कि बिजनेस पर्पस के लिए यूज होने वाला, और कुछ इस तरह से ये दिखता था। खास करके ये वाला जो चीज़ है, देखिए यहाँ पर इसका कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या है, ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड इस तरह से दिखता है, और पता नहीं वहाँ पर कैसे वो डिस्प्ले करता था, वो लोग काम करते थे, तो वही लोग समझ सकते हैं और अच्छा से इस कंप्यूटर को, है ना। सिंपली हम लोग इसका कौन कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, क्या नाम है इसका, वही इतिहास जानते हैं हम लोग। इसके बाद क्या है कि ये वाला कंप्यूटर को हम लोग पहचानते हैं जिसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर, है ना। माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी वाला कंप्यूटर आ गया। और 1970 में इंटेल कंपनी द्वारा प्रथम प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 के निर्माण ने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दी। कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर यूज होने लगा। इससे छोटे आकार के कंप्यूटर का निर्माण संभव हुआ, और जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। और इंटेल, पेंटिनम, सेलेरॉन, AMD वर्तमान में कुछ प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर उत्पादक ब्रांड है। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर बनाना, यानी माइक्रो प्रोसेसर किसको कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू बनाया गया। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम होने लगा, सारा चीज़ एकदम फास्ट काम होने लगा। और सीपीयू कुछ इस तरह से होता है, ये चिप की तरह होता है, और ये मदरबोर्ड में चिपकाया जाता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, तो ये इस तरह से है। इसके बाद क्या है कि एप्पल टू 1977 में प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर, यानी फर्स्ट बिजनेस माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया गया, जिसका एप्पल टू नाम दिया गया। एप्पल टू नाम का कंप्यूटर, और कुछ इस तरह से ये दिखता था। आप देख सकते हैं ये एप्पल टू, इसमें यहाँ पर भी लिखा हुआ है इसके स्टिकर में एप्पल टू। यहाँ पर ये देखिए इसका एलईडी है, मतलब जो अभी का जो एलईडी है, जिस तरह से मॉनिटर हम लोग कहते हैं, तो मॉनिटर ये है, एलईडी मॉनिटर। पहले का, और आप कह सकते हैं पहले ही बहुत उन्नत किस्म का तभी माना जाता था ये। और कुछ इस तरह से ये कीबोर्ड है, ठीक है। तो ये इस तरह से दिखता था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ। यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट जनरेशन, यानी जी लिखते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि उसमें कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था, कैसे काम करता था। तो ये सब हम लोग जानेंगे। कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी कंप्यूटर को कैसे भागों में बांटा गया, कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर अलग है, सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर बिल्कुल अलग है, और थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर बिल्कुल अलग है, फोर्थ जनरेशन भी बिल्कुल अलग है। अगर हम लोग बात करें कि कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का क्या कैसे वर्गीकरण किया जा सकता है, कैसे क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, तो इस तरह से बांटा जा सकता है कि एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो कुछ इस तरह से आकार के आधार पर अगर बात करें, तो आकार के आधार पर मेनफ्रेम कंप्यूटर होता है, मेनफ्रेम कंप्यूटर होता है, यानी कि एक नंबर मेनफ्रेम कंप्यूटर होता है, इसका मिनी कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है, और सुपर कंप्यूटर होता है। तो ये क्या है, आकार के आधार पर है, और ये कार्य पद्धति के आधार पर है कि कार्य कैसे करता है। तो एनालॉग तरीके से पहले काम करता है, डिजिटल, और ये हाइब्रिड। और यहाँ पर क्या है कि उपयोग के आधार पर, ये उपयोग के आधार पर पहले उपयोग होने वाला जो कंप्यूटर था वो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, उसमें कुछ बदलाव कर दिया तो सेकंड जनरेशन का बन गया, और सेकंड जनरेशन में भी कुछ बदलाव कर दिया तो थर्ड जनरेशन का बन गया, और थर्ड जनरेशन में बदलाव कर दिया तो फोर्थ जनरेशन का बन गया, और फोर्थ जनरेशन में भी बदलाव कर दिया तो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर बन गया। कुछ इस तरह से ये यहाँ पर क्लासिफिकेशन
ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को डेवलपमेंट जो है विकास इस तरह से हुआ। सबसे हम लोग जानेंगे एक टेबल की मदद से, यानी कि इसमें एक यहाँ पर सारा डिटेल्स में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक टेबल बना हुआ है। इसमें हम लोग जानेंगे कब से कब तक वो फर्स्ट फर्स्ट पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर डेवलप हुआ, और उसमें कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया था, कौन-सा हार्डवेयर यूज़ किया गया था, मेमोरी के रूप में क्या यूज़ किया गया, और उसमें कैलकुलेशन का समय कितना था, इसमें उपयोग मतलब कहाँ-कहाँ पर उपयोग, किन-किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता था, तो वो भी जानेंगे। इसके बाद उसमें विशेषता क्या था, उसमें ख़ास क्या था, उदाहरण के लिए कौन-सा कंप्यूटर का नाम क्या था कंप्यूटर का। इसके बाद उसमें कुछ पॉज़िटिव और नेगेटिव पॉइंट भी होगा, यानी प्रोस एंड कॉन्स होगा, उसको उसको भी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर में जो है ना फर्स्ट जनरेशन 1942 से लेकर 1955 के बीच इसका डेवलप हुआ, और इसमें जो हार्डवेयर यूज़ किया गया था, हार्डवेयर हार्डवेयर मतलब समझ रहे हैं, उसमें जो मतलब मशीन के रूप में यूज़ किया गया था हार्डवेयर, तो वो न्यूआर्क ट्यूब जिसको कहते हैं वैक्यूम ट्यूब, है ना? वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, और सॉफ्टवेयर के रूप में मशीन भाषा का यूज़ किया गया था। मशीन का कुछ भाषा जैसे आज का मशीन भाषा है सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, उसी तरह से पहले कोबाल, फॉर्ट्रान, अलग-अलग तरह का लैंग्वेज हुआ करता, तो इस तरह का लैंग्वेज का यूज़ किया गया। और प्रोग्राम मतलब स्टोर प्रोग्राम का भी यूज़ किया गया था 0 और 1 को यूज़ करके। इसका मेमोरी की बात करें तो मेमोरी इसमें यूज़ किया गया था पंच कार्ड के रूप में या पेपर टेप के रूप में। पेपर टेप और पंच कार्ड के रूप में मेमोरी का यूज़ किया गया था, मेमोरी कार्ड। इसके बाद इसमें जो गणना करने का समय था, यानी कि इसमें जो कैलकुलेशन का जो टाइमिंग था, वो मिलीसेकंड में था। 1 मिलीसेकंड में वो काम करता था। इसके बाद उपयोग की अगर बात करें तो ये वैज्ञानिक और रक्षा के लिए खास करके उपयोग किया जाता था, यानी डिफेंस के क्षेत्र में और साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता था। इसके बाद क्या था? इसके बाद है यहाँ पर विशेषता, विद्युत और यांत्रिक मशीन था ये, विद्युत और यांत्रिक मशीन। इसके बाद उदाहरण की अगर बात करें तो यहाँ पर ENIAC है ना? ENIAC, ठीक है? ये कंप्यूटर का नाम था। इसके बाद EDVAC, इसके बाद UNIVAC है ना? UNIVAC 1 इस तरह से था। इसमें क्या था कि इसमें कुछ कमी भी था, फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में खर्चीला, आकार में बड़ा हुआ करता था, ऊर्जा की अधिक खपत करता था, और त्रुटि अधिक संभावना, यानी त्रुटि की मतलब बहुत ज़्यादा संभावना होता था कि बार-बार मिस्टेक हो जाता था, काम अच्छा से नहीं होता था, और बहुत ज़्यादा हीट भी होता था, तो कुछ इस तरह से वो उसमें प्रॉब्लम था। इसके बाद सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में आए तो उसमें कुछ बदलाव हुआ होगा, तभी सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर बना। तो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर में अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो टेक्नोलॉजी मतलब हार्डवेयर के रूप में जो यूज़ किया गया था वो ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था, और इसका डेवलपमेंट 1956 से लेकर 1964 के बीच हुआ। उच्च स्तरीय भाषा का यूज़ किया गया था, असेंबली भाषा का भी यूज़ किया गया था, और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज़ किया गया था। एक तरह का सॉफ्टवेयर है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका भी यूज़ किया गया था। इसमें मेमोरी की अगर बात करें तो चुंबकीय मेमोरी का यूज़ किया गया था, ठीक है? मैग्नेटिक टैप का भी यूज़ किया गया था, टैप आप लोग यूज़ किए होंगे वो रील्स कैसेट वाला, ठीक है? मैग्नेटिक टैप का यूज़ किया था, मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ किया गया था, मैग्नेटिक डिस्क जिसको सीडी कहते हैं, ठीक है? तो वो डिस्क का भी यूज़ किया गया था। इसके बाद माइक्रो सेकंड में ये इसमें काम होता था, कैलकुलेशन का जो टाइमिंग है वो माइक्रो सेकंड में हुआ करता था। इसमें उपयोग की बात करें तो वैज्ञानिक और व्यवसाय उपयोग के लिए खास करके यूज़ किया जाता था, यानी कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए और बिज़नेस के लिए यूज़ किया जाता था। इसके बाद विशेषता की बात करें तो इसमें मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि हो गया, यानी पहले जनरेशन का यानी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो था उसमें से कुछ मतलब ज़्यादा फास्ट हो गया। इसमें क्या होगा कि प्रोसेसिंग की क्षमता बढ़ गया। इसके बाद उदाहरण की बात करें तो IBM 1401 ये इसका मतलब कंप्यूटर का नाम है। इसका यूनिवैक नाम था, एक PDP-11 कुछ इस तरह से है, और ये खर्चीला हुआ करता था, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता था, उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जाता था। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा हीट होता था तो कहीं न कहीं कुछ तार जल गया या कुछ से कुछ होता था, तो उसमें वो खर्चीला हुआ करता था। अपेक्षाकृत छोटा हो गया थोड़ा, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में वो अपेक्षाकृत क्या हो गया, वो छोटा हो गया, और ये थोड़ा तीव्र हो गया, थोड़ा फास्ट काम करता था फर्स्ट जनरेशन की तुलना में। इसके बाद थर्ड जनरेशन की बात करें तो इसमें क्या होता था कि इंटीग्रेटेड चिप का यूज़ किया गया। इंटीग्रेटेड चिप कहने का मतलब है कि फिक्स किया हुआ चिप, मतलब एक चिप की तरह उस हार्डवेयर का यूज़ किया गया, और SSI और MSI ये भी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें यूज़ किया गया था। इसके बाद हार्डवेयर की अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो उच्च स्तरीय भाषा का यूज़ किया गया था। मानकीकरण टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया था। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि टाइम को एक ही काम मतलब अगर बहुत सारा काम है तो उसके अलग-अलग
मतलब पार्ट में वो बाँट देता है, वो टाइम को शेयर कर देता है। तो कुछ इस तरह से टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हम लोग पढ़ेंगे तभी डिटेल्स में इसके बारे में चर्चा करेंगे कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सिंपली ये समझिए कि एक सॉफ्टवेयर के रूप में यूज किया गया था। इसके बाद क्या है, मेमोरी, चूंकि भंडारण क्षमता में वृद्धि, यानी कि इसमें क्या हो गया, भंडारण क्षमता में वृद्धि हो गया, यानी कि ज़्यादा डाटा इसमें स्टोर कर सकते थे। इसमें मेमोरी का जो स्पेस है वो थोड़ा बढ़ गया। इसमें नैनो सेकंड में काम होने लगा और फास्ट हो गया। इससे कंप्यूटर की व्यक्तिगत उपयोग भी होने लगा, यानी कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी कंप्यूटर अवेलेबल होने लगा, यानी उपलब्ध होने लगा। सभी को व्यक्तिगत यूज़ भी कर सकते हैं, यानी वैज्ञानिक और यानी साइंटिफिक रिसर्च के लिए और बिज़नेस के लिए, डिफेंस के लिए यूज़ तो होता ही था, लेकिन व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी मतलब आने लगा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। इसके बाद हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के अलग-अलग बिक्री, कीबोर्ड, मॉनिटर और इस तरह का मतलब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का अलग-अलग बिक्री होने लगा। यानी कि अगर सॉफ्टवेयर आपका खराब हो गया तो खरीद के लाइए, उसमें आप इंस्टॉल कर लीजिए, काम चलेगा। उसमें से जो उदाहरण के रूप में जो कंप्यूटर का नाम था आईबीएम 360, इसके बाद पीडीपी 11, कुछ इस तरह से ये कंप्यूटर का नाम है। इसके बाद यहाँ पर अगर थोड़ा-सा इसमें खासियत देखें, गुण और दोष, तो इसमें ये है कि अपेक्षाकृत तीव्र हो गया, यानी कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की तुलना में ये क्या हो गया, अपेक्षाकृत ये तीव्र हो गया, थोड़ा फास्ट हो गया। आकार छोटे और सस्ते हो गया और उपयोग भी बहुत ज़्यादा आसान हो गया, आसानी से उपयोग किया जा सकता है। आम आदमी भी इसको उपयोग कर सकता है। तो कुछ इस तरह से ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हो गया। इसके बाद फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया हार्डवेयर के रूप में। इसके बाद वीएलएस मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया और कंप्यूटर नेटवर्क का विकास हुआ, इसमें पर्सनल कंप्यूटर आ गया, है ना? इसमें क्या हो गया कि सॉफ्टवेयर के रूप में ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस, यानी कि उसमें कुछ आइकन बना हुआ है, उसमें क्लिक कीजिए और काम होगा। तो ये सारा चीज़ आ गया जो अभी का कंप्यूटर में यूज़ होता है, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस। आप इमेज में क्लिक करते हैं, जैसे हम यहाँ पर पेन लिख रहे हैं पेंसिल से, तो पेंसिल में यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट हो जाता है और फिर ये ऑटोमेटिक ये काम करना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से यूनिक्स और सी भाषा है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज़ होने लगा, यानी कि रैम और रोम का यूज़ होने लगा फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से ही। इसका पिको सेकंड में काम होने लगा, यानी कि उससे भी फास्ट, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से भी फास्ट काम करने लगा ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर। कंप्यूटर का व्यावसायिक उत्पादन में उपयोग होता होता था। इसके बाद व्यक्तिगत उपयोग में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गया, यानी कि लगभग-लगभग लोग यूज़ करने लगे इसको। एक साथ कई कार्य करने में की क्षमता इसमें डेवलप हो गया। इसके बाद इसका जो कंप्यूटर का नाम था आईबीएम पीसी और एप्पल पीसी ख़ास करके आ गया और वो मार्केट में मतलब सब व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी मतलब अवेलेबल हो गया सभी के लिए। अपेक्षाकृत सस्ता व तीव्र हो गया, यानी कि सस्ता भी मिलने लगा और थोड़ा फास्ट भी हो गया, यानी कि वो तीनों जनरेशन की तुलना में। इसका तो उच्च क्षमता युक्त और उपयोग भी आसान, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा क्षमता था, यानी कि इसमें क्या है कि स्पेस ज़्यादा मेमोरी था और इसमें उपयोग करना भी बहुत ही आसान हो गया। इसके बाद आते हैं 5वीं पीढ़ी, यानी कि मतलब कि 5th जनरेशन में। इसमें इसका जो यूएलएस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, यानी कि अल्ट्रा लार्ज, यू फॉर अल्ट्रा, एल फॉर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये एक तरह का तकनीक है, टेक्नोलॉजी, उसका यूज़ किया गया। और इसके बाद वीएलएस का फुल फॉर्म है कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये टेक्नोलॉजी है, इसका यूज़ किया गया। नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट का विकास हो गया और 1990 से लेकर अब तक जो चल रहा है, यानी कि इसमें तो अब तक जो चल रहा है वो उसमें मतलब सारा चीज़ बदलाव हो गया और बहुत ही अच्छा से सारा चीज़ चलने लगा। और इसमें अगर हम लोग बात करें सॉफ्टवेयर के रूप में तो इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का यूज़ होने लगा और पैरेलल प्रोसेसिंग होने लगा, यानी कि एक से ज़्यादा काम को एक साथ आप चला सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पर आपको ये पीडीएफ भी दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम कोई वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं या म्यूज़िक भी चला सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये मल्टीपल टास्क को परफ़ॉर्म कर सकते हैं। ये पैरेलल प्रोसेसिंग हो जाता है, मतलब प्रोसेसर की मदद से पैरेलल प्रोसेसिंग किया जा सकता है। इसके बाद क्या है, ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी के रूप में यूज़ होने लगा। वर्चुअल मेमोरी का भी यूज़ होने लगा। वर्चुअल मेमोरी जैसे जियो क्लाउड है, गूगल ड्राइव है, ये वर्चुअल मेमोरी किसी दूसरे का मेमोरी है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी का भी विकास हो गया। विशाल भंडारण क्षमता हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा जीबी का आने लगा वो मेमोरी। और फास्ट की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। इंटरनेट और सोशल मीडिया के द्वारा मनोरंजन इसमें संभव हो पाया, यानी कि 5th जनरेशन कंप्यूटर में सोशल मीडिया आ गया। इसके बाद
प्लग और प्ले के सिस्टम में काम करने लगा। इसका काम करने का तरीका क्या था कि प्लग एंड प्ले, यानी कि इसमें सिर्फ़ क्लिक कीजिए और काम होगा, यानी ये इसका ख़ासियत था। यानी कि बस क्लिक और काम स्टार्ट। तो कुछ इस तरह से इसका जो कंप्यूटर का नाम था आईबीएम नॉट, इसके बाद नोटबुक, पेंटिनम पीसी, सुपर कंप्यूटर भी आ गया। तो कुछ इस तरह से ये 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर है ना, 5th जनरेशन का कंप्यूटर, कुछ इस तरह से एकदम बहुत ही डेवलपमेंट हो गया और अभी तक ये चलते आ रहा है, 5th जनरेशन के बाद ही चलता आ रहा है। और मतलब छोटे और अति तीव्र, यानी कि छोटा भी हो गया और बहुत फ़ास्ट हो गया। तो कुछ इस तरह से ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, एक टेबल के रूप में बना लेंगे, तो ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपको याद रहेगा। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, और जो भी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये वीडियो है। आप इसको देख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि यहाँ पर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में अगर अगली पीढ़ी का अगर बात करें, तो उसमें से एक कंप्यूटर आएगा जिसको नैनो कंप्यूटर कहेंगे, क्वांटम कंप्यूटर कहेंगे। इसके बाद जो कंप्यूटर होगा वो होगा डीएनए डीएनए कंप्यूटर भी होगा। तो कुछ इस तरह से ये बायो कंप्यूटर भी उसको कहा जाएगा, केमिकल कंप्यूटर भी होगा। तो बहुत तरह का आजकल देख सकते हैं कि छोटे-छोटे घड़ी में भी कंप्यूटर का सिस्टम आ गया था। कंप्यूटर जो काम कर सकता है वो एक घड़ी में ही फिक्स कर दिया हुआ है और वो सारा काम वहीं पर होता है। तो कुछ इस तरह का कंप्यूटर और डेवलप हो गया है। अगर बात करें हम लोग वर्किंग टेक्नोलॉजी के आधार पर, यानी कि कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, तो एक एक होता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? समय के साथ लगातार परिवर्तित होने वाली भौतिक राशियों को एनालॉग राशि कहते हैं। जैसे तापक्रम, दबाव, विद्युत वोल्टेज आदि। एनालॉग कंप्यूटर में डाटा को निरूपण लगातार परिवर्तित होने वाली राशि के रूप में होता है। एनालॉग कंप्यूटर की गति अत्यंत धीमी होती है और इस प्रकार के कंप्यूटर अब प्रचलन से बाहर हो गया है। यानी एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ बिल्कुल नहीं होता। एक साधारण घड़ी, वा वाहन वाहन की गति, मीटर, वोल्टमीटर, थर्मामीटर आदि एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। तो एक साधारण घड़ी को भी आप एनालॉग कंप्यूटर के रूप में उसको जान सकते हैं कि वो एनालॉग कंप्यूटर, जिसको हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर एक फ़ोटो दिखा रहा है, तो ये सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल्स होगा। इसमें क्या होगा, इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक थर्मामीटर है। इसमें बुखार को नापने के लिए, ख़ास करके फ़ीवर कितना है, तो उसको मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मेज़र कर लेते हैं, उसका दिखाई पड़ता है और कुछ देर बाद ही वो ख़त्म हो जाता है। तो यानी कि इसमें परमानेंटली कोई भी डाटा को सेव करके नहीं रख सकते हैं। तो इसको हम लोग एनालॉग सिग्नल कहते हैं, यानी कि वो सिग्नल दे रहा है और फिर थोड़ा देर बाद ख़त्म हो जाएगा। उसको हम लोग एनालॉग सिग्नल कहेंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी नापने के लिए भी आजकल आ गया है, तो वो उसमें क्या होता है, एनालॉग सिग्नल, यानी कि हवा के वो मूवमेंट को पता करके, पता मतलब कितना हीट है वो पता करके, वो पता कर लेते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, यानी हवा मतलब सेंस करके पता करते हैं। अब तो उसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों जुड़ गया है, तो वो अभी बिल्कुल हाई टेक्नोलॉजी हो गया है, उसमें बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऐड कर दिया गया है। इसमें डिजिटल कंप्यूटर की बात करें, तो ये इलेक्ट्रॉनिक संकेत पर चलते हैं और ये गणना के लिए द्विधारी अंक पद्धति, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ करता है और 0 या 1 का प्रयोग किया जाता है, जिसमें डिजिटल कंप्यूटर में डाटा को निरूपण बाइनरी रूप में 0 या 1 में किया जाता है और इनकी गति तीव्र होती है और वर्तमान में अ, प्रचलित अधिकांश कंप्यूटर इसी प्रकार के हैं, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है कि कोई भी चीज़ सेंस भी कर रहा है ना, तो उसको वो मतलब कोई भी डाटा अगर दिखाई भी पड़ रहा है, तो उसको सेव करके रखा जा सकता है, लंबे समय तक सेव करके रखा जा सकता है। सिंपली यही समझेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर में डाटा को सेव करके नहीं रखा जा सकता है और डिजिटल कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं और उसको हम लोग बाद में भी देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें, तो यह एनालॉग डिजिटल डिजिटल व एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है, यानी डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का मिक्स है। इसमें गणना प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का प्रयोग किया जाता है, जबकि इनपुट तथा आउटपुट में एनालॉग संकेत का उपयोग होता है। यानी इनपुट और आउटपुट में क्या होता है, एनालॉग संकेत है। आप देखेंगे कोई चीज़ आउटपुट दिख रहा है, तो दिखेगा थोड़ी देर, इसके बाद गायब हो जाता है। तो वो तो हो गया एनालॉग सिग्नल ना, कि तुरंत आया और फिर वो गायब हो गया, उसको आप सेव करके नहीं रख सकते हैं। इसका डिजिटल कैसे कहेंगे कि उसमें हम कोई टाइप करते हैं, उसको परमानेंटली सेव करके रख सकते हैं, तो वो क्या हो गया, डिजिटली हो गया, उसको बाद में दिख भी रहा है वो, ठीक है? और लंबे समय तक वो रहेगा। तो एनालॉग और डिजिटल का मिला-जुला रूप है वो हाइब्रिड कंप्यूटर। इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग अस्पताल में खास करके किया जाता है। इसके बाद रक्षा क्षेत्र में और वैज्ञानिक क्षेत्र में भी किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर अस्पताल में एनालॉग सिग्नल भी चाहिए, जैसे कि वो कोई भी चीज़, जैसे कि किसी का हार्ट बीट को
मेजर करना है तो उसमें वो मशीन का वो सेंसर लगा देता है और हार्ट बीट जैसे चल रहा है तो वो सेंस करता है, तो सेंस जो कर रहा है ना वो इनपुट ले रहा है तो वो एनालॉग सिग्नल हो गया, उसी को डिजिटल में परिवर्तित कर देता है वहाँ पर और फिर हम लोग को दिखने लगता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर कुछ इस तरह से है और ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। इसके बाद आकार के आधार पर अगर बात करें तो मतलब साइज़ और वर्क के आधार पर, तो इसमें आप देख सकते हैं तो इसमें बहुत तरह का कंप्यूटर आ जाएगा। इसमें आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर कंप्यूटर को मेनफ्रेम, मिनी, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में बाँटा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक, ये सारा चीज़, टैबलेट, लैपटॉप, वर्क स्टेशन, ये सारा चीज़ है, पाम टॉप आदि। माइक्रो कंप्यूटर भी इसमें आ जाता है। तो कुछ इस तरह से है। ये देखिए मेनफ्रेम कंप्यूटर कुछ इस तरह से दिखता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर का उपयोग खास करके जो है ना डाटा को सेव करने के लिए किया जाता है। यानी कि मेनफ्रेम कंप्यूटर की अगर बात करें हम लोग तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में मुख्य कंप्यूटर एक केंद्रीय स्थान केंद्रीय स्थान पर रखा जाता है, यानी कि सेंट्रल जगह पर रखा जाता है जो सभी डाटा और अनुदेशों को स्टोर रखता है। इन डाटा को स्टोर करने के लिए खास करके इस कंप्यूटर का यूज किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में काफ़ी बड़े होते हैं और इनकी डाटा स्टोरेज क्षमता अधिक होती है तथा डाटा प्रोसेसिंग करने की गति तीव्र होती है। मेनफ्रेम कंप्यूटर से जुड़कर एक साथ कई लोग अलग-अलग कार्य कर सकते हैं, अतः इन्हें मल्टी यूज़र कंप्यूटर भी कहा जाता है। मल्टी यूज़र यानी एक से ज़्यादा लोग इसमें काम कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन रहकर बड़ी मात्रा में डाटा प्रोसेसिंग किया जा सकता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर 2 या अधिक माइक्रोप्रोसेसर को एक साथ जोड़कर प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाई जाती है। इसमें सामान्यतः 32 और 64 बिट माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर को टाइम शेयरिंग तथा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। उपयोग मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़ी कंपनी, बैंक, रेलवे, आरक्षण और रक्षा अन्वेषण, अंतरिक्ष विज्ञान आदि क्षेत्र में किया जाता है। यानी कि इसमें डाटा बहुत ज़्यादा स्टोर करके रखने का ज़रूरत पड़ता है, तो डाटा स्टोर करने के लिए ये वाला कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं, तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे रेलवे में हर दिन नया-नया मतलब पैसेंजर मतलब क्या बोलते हैं यात्री होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसका रिकॉर्ड को सेव करके रखना, ये भी तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। एक स्पेशल कंप्यूटर चाहिए जहाँ पर डाटा सेव करके रखा जा सके, तो उसके लिए मेनफ्रेम कंप्यूटर है। तो कुछ इस तरह से है। बैंक में भी बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर करके रखने की ज़रूरत है, उसमें भी मेनफ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मिनी कंप्यूटर के रूप में यूज़ होता है। आप देख सकते हैं मिनी कंप्यूटर यानी छोटा कंप्यूटर जो होता है उसको मिनी कंप्यूटर कहते हैं। डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है, 1965 में। तो कुछ इस तरह से ये दिखता है, ये इसको हम लोग मिनी कंप्यूटर कहते हैं, एकदम सबसे छोटा कंप्यूटर, इसको उठा लीजिए और कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद क्या है एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है कि जिसमें जिसमें फिक्स कर दिया जाता है, जैसे कार में देखिए, कार में कंप्यूटर को इंक्लूड कर दिया गया है। कंप्यूटर का सारा काम हम लोग कार में जो फिक्स किया हुआ कंप्यूटर है, उसमें क्या कर सकते हैं, घड़ी में भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये है। माइक्रो कंप्यूटर की अगर बात करें, तो माइक्रो कंप्यूटर इसको कहेंगे। मोबाइल भी अपने आप में एक कंप्यूटर ही है, ठीक है? तो कुछ इस तरह से ये माइक्रो कंप्यूटर होता है। तो माइक्रो कंप्यूटर घर, ऑफ़िस, विद्यालय, उत्पादन, रक्षा, मनोरंजन सभी के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि बहुत सारे कामों के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम लोग पीसी कहते हैं, तो पर्सनल कंप्यूटर आप देख सकते हैं, तो कुछ इस तरह से अपने घर में आप रखे होंगे, तो कुछ इस तरह से ये कंप्यूटर यहाँ पर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। इसके बाद एक वर्क स्टेशन कंप्यूटर भी होता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक जगह फिक्स कर दिया जाता है कंप्यूटर को और एक ही प्रोसेसर से जोड़ दिया जाता है और पूरा काम होता है इसमें, है ना? एक शक्तिशाली पीसी है जो अधिक प्रोसेसिंग क्षमता, विशाल भंडारण और बेहतर डिस्प्ले को ध्यान में रखकर बनाया जाता है और इस पर एक बार एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, यानी एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। उपयोग वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण आदि क्षेत्र में किया जाता है। वास्तविक परिस्थिति में उत्पन्न कर इसका अध्ययन किया जाता है, तो कुछ इस तरह से ये है। नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप भी होता है, जो आप लोग जानते हैं, तो कुछ इस तरह से है और ये मेरा लैपटॉप का फ़ोटो है, तो कुछ इस तरह से ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये नोटबुक कंप्यूटर है और लैपटॉप है। यह नोटबुक के आकार का एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे अ, ब्रीफ केस में रखकर, यानी कि ये मतलब ब्रीफ केस में रखकर या कहीं पर भी इसको ले जाया जा सकता है आसानी से। इसमें पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही ये है ना? कहीं पर भी अ, मतलब रख के यूज़ किया जा सकता है इसको, है ना? तो इसको हम लोग लैपटॉप क्यों कहते हैं? लैप यानी कि गोदी में रख के इसको चला सकते हैं, तो इसलिए लैपटॉप कहते हैं इसको। डेस्कटॉप उसको क्यों कहते हैं डेस्कटॉप? डेस्कटॉप इसलिए कहते हैं कि डेस्क में रख के हम लोग इसको यूज़ करते हैं, इसलिए डेस्कटॉप है। पाम टॉप क्यों कहते हैं? पाम टॉप का मतलब है कि हथेली में रख के यूज़ करने वाला कंप्यूटर है, उसको पाम टॉप कहते हैं। तो कुछ इस तरह से ये लैपटॉप है और लैपटॉप का विकास जो है सबसे पहले ये
एडम ऑसबर्न है ना, ऑसबर्न द्वारा 1981 में किया गया था। 1981 में ये फर्स्ट लैपटॉप आया था जिसमें मुड़ने योग्य एलसीडी मॉनिटर, यानी मुड़ने योग्य, जिसको कि फोल्ड कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह से ये बना था और फर्स्ट बना था 1981 में। तो कुछ इस तरह से ये दिखता है। इसके बाद नोटबुक भी होता है। नोटबुक, नोटबुक यानी कि लैपटॉप ही है एक तरह का, और उसको नोटबुक सिर्फ नाम दिया गया, तो इस तरह का ये कंप्यूटर होता है। इसमें सारा चीज़ मेल भेजने से लेकर इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं हम लोग अच्छी तरह से। इसके बाद ये टैबलेट कंप्यूटर भी है। इसको टैबलेट कंप्यूटर, कंप्यूटर की तरह ये काम करता है। देखने में मोबाइल होता है ये टैबलेट, लेकिन ये कंप्यूटर की तरह काम करता है। इन सारा फीचर्स होता है कंप्यूटर का। तो कुछ इस तरह से ये भी कंप्यूटर है। एक पाम टॉप, यानी पाम टॉप इसको कहते हैं, पाम टॉप। हथेली में रख के इसको यूज़ कीजिए, है ना, पाम टॉप। ये पाम टॉप है, यानी कि ये इसको यूज़ कर सकते हैं हथेली में रख के। इसको आवाज़ डिकोड करने के लिए खास करके यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो कुछ इस तरह से ये दिखता है। इसके बाद स्मार्टफ़ोन की बात करें तो ये भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, जिसमें सारा फीचर्स अभी डाल दिया गया है, कंप्यूटर का सारा फीचर्स है। इसके बाद सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ये इस तरह से दिखता है। ये सुपर कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होता है, जो कि खास करके जो मतलब रॉकेट को जब लॉन्च किया था या सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, तो उसमें बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तभी ये वाला कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का। सुपर कंप्यूटर बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर होता है और बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट काम करता है ये कंप्यूटर। इसके बाद भारत में अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो भारत में परम सीरीज़ के सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीडेक कंपनी, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे द्वारा किया गया। पुणे में एक कंपनी है सीडेक, जिसके द्वारा डेवलप किया गया था, जिसका परम था। परम 8000 सीडेक द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसका निर्माण 1991 में किया गया था। इसके निर्माण का श्रेय सीडेक के निर्देशक डॉक्टर विजय भास्कर को जाता है। परम परम पदम सुपर कंप्यूटर का निर्माण परम पदम 2003 में किया गया, जिसकी गणना क्षमता 1 टेरा फ्लॉप्स है ना, फल्स, यानी कि 1 टेराबाइट आप कह सकते हैं, 1 टेरा फ्लॉप्स, यानी बहुत ही फास्ट एक तरह के आप कह सकते हैं कि ये है। यानी कि 1 खरब गणना प्रति सेकंड, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 खरब गणना प्रति सेकंड की थी। यानी कि परम युवा 2 भी आया। और परम युवा 2 कब आया? सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2013 में किया गया, जो कि सीडेक कंपनी द्वारा विकसित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। इसकी गणना क्षमता 500 टेरा फ्लॉप्स, यानी कि इसमें 500 टेरा फ्लॉप्स, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड। इस तरह के सुपर कंप्यूटर विश्व में कुल 5 देश, जैसे कि अमेरिका, जापान, चीन और इजराइल और भारत के पास ही उपलब्ध है। यानी कि इस तरह का बहुत ही फास्ट एडवांस टाइप का जो कंप्यूटर है, वो 5 देशों के पास है। अमेरिका, जापान, चीन, इजराइल और भारत के पास ही उपलब्ध है। और इन अनु अनूप सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास भी किया गया, जिसमें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा किया गया, जो पेस यानी कि प्रोसेसर फॉर द एरोडायनेमिक कंप्यूटिंग एंड इवोल्यूशन सीरीज का सुपर कंप्यूटर का भी निर्माण किया, जिसका नाम अनुराग था। ठीक है। और हैदराबाद द्वारा डीआरडीओ में किया गया। और भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर फ्लोसावर फ्लोसावर का विकास नाल, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स लैब बेंगलुरु द्वारा 1980 में किया गया था। तो कुछ इस तरह से ये सुपर कंप्यूटर का इतिहास है यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं कि ये सुपर कंप्यूटर का इतिहास आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग देखें कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर का इतिहास देखें। इसके बाद हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखें। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी जानेंगे हम लोग। और कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, कितने टाइप्स के कंप्यूटर, तो वो भी हम लोग देखें। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी हम लोग जान गए। तो कुछ इस तरह से ये 3 टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है इस वीडियो में। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो में आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास, और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ी, यानी कि फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में उसमें क्या-क्या टेक्नोलॉजी था, सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन-सा टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में कौन-सा टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था, ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो इतने कितने टाइप्स का कंप्यूटर होते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह का एक वीडियो लेकर फिर से हम मिलेंगे। और ये पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
और इस पीडीएफ को हम शेयर कर देंगे। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अलग वीडियो के साथ, और इसी तरह का एक वीडियो आप लोग के लिए बनाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट। बाय।